नमस्ते। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। क्या आज के बच्चों को, मतलब जो रील्स और वीडियो गेम्स की दुनिया में पूरी तरह डूबे हुए हैं, कोई 1500 साल पुराना संस्कृत नाटक पसंद आ सकता है? डॉक्टर राजकुमार नाम के एक शिक्षक ने ये कर दिखाया है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बच्चे का मिट्टी का खिलौना, एक मामूली सी गाड़ी, अचानक सिर्फ एक खिलौना ना रहकर गरीबी, अमीरी और इंसानियत की एक बहुत बड़ी कहानी का केंद्र बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और ये कहानी महाकवि शूद्र के प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम से ली गई है, जिसका मतलब ही है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मिट्टी की छोटी गाड़ी, सही। हाँ, और हम आज इसके छठे अंक के एक बहुत ही दिल छू लेने वाले हिस्से सौवर्ण शटिका यानी सोने की गाड़ी पर बात करेंगे। अच्छा। तो ये सिर्फ एक नाटक का हिस्सा नहीं है, ये उस दौर के समाज का एक एक्सरे है जो हमें तब की सामाजिक ऊंच नीच, न्याय और कह सकते हैं मानवीय रिश्तों की असलियत दिखाता है। तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो इस कहानी के किरदारों के साथ चलने की है और ये समझने की है कि ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की जिद और एक अमीर औरत की दया के बारे में नहीं है। सही। इसके जो मुख्य किरदार हैं वो हैं चारुदत्त का बेटा रोहसेन, उसकी देखभाल करने वाली दासी रदनिका और उज्जैनी की नगरवधू वसंत सेना। यहाँ वसंत सेना को समझना बहुत जरूरी है। उन्हें गणिका या नगरवधू कहा गया है, लेकिन इसका मतलब आज की भाषा में समझना शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। उस समय में गणिकाएं सिर्फ सुंदर स्त्रियां नहीं होती थीं, वो कला, संगीत और साहित्य में पारंगत होती थीं और समाज में उनका एक सम्मानित स्थान होता था। वे स्वतंत्र और अक्सर बहुत धनी होती थीं। वसंत सेना का किरदार इसी जटिलता और सम्मान को दर्शाता है। तो चलिए इसी के साथ कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां से ये सारा ड्रामा शुरू होता है, एक बच्चे की मासूम जिद से। तो सीन की शुरुआत होती है रोहसेन के रोने से, जिसे उसकी दासी रदनिका चुप कराने की हर कोशिश कर रही है, पर वो चुप ही नहीं हो रहा है। और उसका रोना बेवजह नहीं है। असल में उसने पड़ोस के एक अमीर घर के बच्चे को सोने की चमचमाती गाड़ी से खेलते देख लिया है। ओह अच्छा। और अब उसे अपनी पुरानी मिट्टी की गाड़ी से एक तरह से नफरत हो गई है। वो रदनिका से कहता है, मैं इस मिट्टी की गाड़ी का क्या करूं, मुझे तो वही सोने की गाड़ी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक बच्चे की आम जिद नहीं है? बच्चे तो हमेशा वही चीज मांगते हैं जो दूसरों के पास होती है। इसमें इतना गहरा क्या है? देखिए, सतह पर देखें तो ये बिल्कुल एक आम जिद लगती है और यही इस नाटक की खूबसूरती है। अच्छा। शूद्रट ने एक बहुत ही सामान्य, मतलब हर घर में होने वाली घटना को उस युग की सामाजिक विषमता दिखाने का एक हथियार बनाया है। वाह। ये सिर्फ दो खिलौनों की लड़ाई नहीं है, ये दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ मिट्टी की गाड़ी है जो चारुदत्त की ईमानदारी के बाद आई गरीबी का प्रतीक है, और दूसरी तरफ सोने की गाड़ी। हाँ, सोने की गाड़ी है जो उस समाज की विलासिता और अमीरी का प्रतीक है जो बच्चे की पहुंच से बहुत दूर है। ये वो पहला पल है जब बच्चा दुनिया में मौजूद इस अंतर को महसूस कर रहा है। मतलब ये सिर्फ एक खिलौने की मांग नहीं है, ये उस असमानता पर एक मासूम सवार है। बिल्कुल। और इस स्थिति में बेचारी दासी रदनिका क्या करती है? वो तो सोने की गाड़ी ला नहीं सकती। वो वही करती है जो शायद कोई भी उस स्थिति में करेगा। वो बच्चे को एक उम्मीद देती है, भले ही वो कह सकते हैं झूठी हो। क्या कहती है वो? वो कहती है, बेटा, जब तुम्हारी पिताजी फिर से अमीर हो जाएंगे ना, तब तुम भी सोने की गाड़ी से खेलना। इस एक लाइन में चारुदत्त का पूरा अतीत और वर्तमान छिपा है। ये बताता है कि वो हमेशा से गरीब नहीं थे, बल्कि अपनी उदारता और दान देने की आदत की वजह से इस हाल में पहुंचे हैं। तो हमारे पास एक रोता हुआ बच्चा है और एक लाचार दासी। ये स्थिति तो कहीं नहीं जा रही। कहानी यहां से आगे कैसे बढ़ती है? तो रदनिका बच्चे को बहलाने के लिए उसे वसंत सेना के पास ले जाती है, जो उस समय चारुदत्त के घर पर ही होती है। और यहां से आप देखिए, कहानी का पूरा मिजाज बदल जाता है। कैसे? जैसे ही वसंत सेना उस बच्चे को देखती है, वो उस पर मोहित हो जाती है। वो बच्चे के फटे पुराने कपड़े या उसकी गरीबी नहीं देखती। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कुछ बहुत सुंदर कहती है। वो कहती है कि बिना किसी गहने के भी इस बच्चे का चांद जैसा चेहरा मेरे दिल को सुकून दे रहा है। वाह,
ये दिखाता है कि वसंत सेना बच्चे की बाहरी हालत के पार उसकी मासूमियत को देख पा रही है। लेकिन जब उसे बच्चे के रोने की असली वजह पता चलती है कि वो सोने की गाड़ी के लिए रो रहा है। हाँ, कि वो दूसरे की सोने की गाड़ी के लिए रो रहा है, तो उसे बहुत दुख होता है। उसे गुस्सा नहीं आता कि बच्चा ऐसी जिद क्यों कर रहा है। नहीं, उसे दुख होता है। उसे इस बात की पीड़ा होती है कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे को अभाव और ईर्ष्या का अनुभव करना पड़ रहा है। और इसी पल में वो एक बहुत गहरी बात कहती है, जो सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के बारे में है। वो किस्मत को कोसते हुए कहती है कि हे विधाता, तुम इंसान की किस्मत के साथ ऐसे खेलते हो जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद के साथ खेला जाता है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जब तक रहती है मोती की तरह चमकती है, लेकिन हवा का एक हल्का सा झोंका उसे गिरा सकता है। हाँ, उसे गिराकर खत्म कर सकता है। वसंत सेना कह रही है कि इंसान की किस्मत भी उतनी ही चंचल और अप्रत्याशित है। आज जो अमीर है कल वो गरीब हो सकता है, और आज जो दुखी है कल शायद। वाह! तो ये सिर्फ बच्चे का दुख नहीं है, ये इंसान के भाग्य की अस्थिरता पर एक टिप्पणी है। ये तो बहुत गहरा है। यहाँ वसंत सेना का एक बिल्कुल ही अलग रूप सामने आ रहा है। समाज उसे एक गणिका के तौर पर जानता है, लेकिन यहाँ वो एक दार्शनिक और एक माँ की तरह नजर आ रही है। और यहीं से कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा शुरू होता है, जब रदनिका बच्चे को बहलाने के लिए कहती है कि देखो, ये वसंत सेना तुम्हारी माँ है। तो बच्चा एक ऐसा सवाल पूछता है जो शायद उस नाटक का सबसे तीखा संवाद है। क्या पूछता है वो? वो बड़ी मासूमियत से पूछता है, अगर ये हमारी माँ है तो इन्होंने इतने सारे गहने क्यों पहने हुए हैं? ओह, ये तो दिल पर लगने वाली बात है। बिल्कुल। बच्चे के लिए माँ की परिभाषा क्या है? एक ऐसी औरत जिसके पास कोई गहना नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी माँ गरीबी के कारण कोई आभूषण नहीं पहनती। सही बात है। बच्चे की इस एक लाइन ने वसंत सेना को उसकी सामाजिक हैसियत और एक माँ की ममता के बीच खड़ा कर दिया। उसके सारे गहने जो उसकी पहचान और उसकी अमीरी का प्रतीक थे, अचानक उस बच्चे और उसके बीच एक दीवार बन गए। इस पर वसंत सेना की क्या प्रतिक्रिया होती है? वो टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो जो करती है वो सिर्फ उदारता नहीं है, वो एक तरह का विद्रोह है। विद्रोह? हाँ, वो रोते हुए अपने एक एक गहने उतारने लगती है और कहती है, अब मैं तुम्हारी माँ बन गई। एक मिनट, ये सब बच्चे को खुश करने के लिए नहीं था? आप इसे विद्रोह क्यों कह रही है? क्योंकि ये सिर्फ दान नहीं है। सोचिए, समाज वसंत सेना को कैसे देखता है? उसकी पहचान उसके धन, उसके आभूषणों से। हाँ, सही। अपने गहने उतारकर वो सिर्फ एक बच्चे को खिलौना नहीं दे रही, वो समाज द्वारा दी गई उस पहचान को ही उतार कर फेंक रही है। वो कह रही है कि मेरी इंसानियत, एक माँ बनने की मेरी भावना तुम्हारे दिए गए इस गणिका के टैग से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। ये अपनी गरिमा को फिर से पाने की एक कोशिश है, उस मातृत्व को अपनाने की कोशिश है जिसे समाज शायद उसे छीन लेता है। ये तो कहानी को एक बिल्कुल नए स्तर पे ले जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, ये अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करना है। एकदम सही। लेकिन कहानी का जो शिखर है वो अभी बाकी है। अच्छा। जब वसंत सेना अपने कीमती गहने उतारकर बच्चे को देती है तो वो लेने से मना कर देता है। मना कर देता है? क्यों? उसे तो वही चाहिए था। हाँ, लेकिन वो वसंत सेना को रोते हुए देख लेता है। वो कहता है, मैं नहीं लूंगा, तुम रो रही हो। अरे वाह! एक छोटा सा बच्चा जिसे कुछ देर पहले तक सोने की गाड़ी के अलावा कुछ नहीं सोच रहा था, अब किसी के आंसुओं की कीमत पर अपनी खुशी नहीं चाहता। तो उसमें अपने पिता का स्वाभिमान है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उसे अपने पिता चारुदत्त से सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बल्कि स्वाभिमान और संवेदनशीलता भी विरासत में मिली है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। तो आखिर में होता क्या है? बच्चे का ये इनकार देखकर वसंत सेना और भी भावुक हो जाती है। वो अपने आंसू पोंछती है। फिर वो उस मामूली सी मिट्टी की गाड़ी को उठाती है और अपने सारे कीमती आभूषणों से उसे भर देती है और बच्चे से कहती है, जा बेटा, अब इससे सोने की गाड़ी बनवा लेना। ओह! और यही वो पल है जो इस कहानी को अमर बना देता है। वो मिट्टी की गाड़ी अब मिट्टी की नहीं रही, उस सोने के एक दिल के वजन से भर गई है। वाह! वसंत सेना ने बच्चे को एक नया खिलौना नहीं दिया, बल्कि उसी के पुराने खिलौने को
अनमोल बना दिया। संदेश यह है कि असली मूल्य किसी महंगी चीज को खरीदने में नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसे प्यार और करुणा से भरने में है। तो सौवर्ण शकटिका असल में सोने की गाड़ी की कहानी है ही नहीं। नहीं, ये तो मिट्टी की गाड़ी की कहानी है जिसे सोने जैसे दिल ने भर दिया। बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि करुणा का एक छोटा सा काम दुनिया के सबसे कीमती गहनों से भी ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। और यह उस सामाजिक असमानता की खाई को भी दिखाती है, जहां एक बच्चे की खुशी भी इस बात पर निर्भर करती है कि उसका खिलौना सोने का है या मिट्टी का। सही कहा। और यह वात्सल्य यानी संतान के प्रति प्रेम की भावना को भी एक नई परिभाषा देती है। वसंत सेना और रोहे सेन का कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके बीच जो स्नेह का बंधन उस एक पल में बनता है वो किसी भी रिश्ते से बढ़कर है। ये साबित करता है कि ममता और स्नेह किसी रिश्ते के मोहताज नहीं होते, वो बस इंसानियत की एक स्वाभाविक भावना है। हाँ, ये कहानी हम सबके लिए एक आईना है। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी सोने की गाड़ियां हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं। और उस भागदौड़ में कहीं हम उन मिट्टी की गाड़ियों को तो नहीं भूल रहे जो हमारे पास पहले से हैं, हमारे रिश्ते, हमारी सादगी, हमारी अपनी खुशी, बल्कि उसे आज की भाषा में, आज के माध्यमों से फिर से कहना है। बिल्कुल। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।